Good morning everyone. Welcome to Parth Online Tutorials. In today's class, we will continue our current chapter Why do we fall ill with the help of two major topic of this chapter, that is tissue specific and organ specific manifestation, and number 2, principle of treatment and preventions from diseases. So let's start with the first topic of this class, that is organ and tissue specific manifestation term I already discussed with you in the first video of this chapter. What is manifestation? It is a single term used for the sign and symptoms of the disease. किसी भी डिसीज के जो सिम्टम्स हैं और साइंस हैं उनके लिए हम सिंगल टर्म का यूज करते हैं और वो है मैनिफेस्टेशन. ये टू टाइप्स की होती हैं, पोर्टल रिलेटेड और नॉन पोर्टल रिलेटेड. पोर्टल और नॉन पोर्टल. ये पोर्टल क्या है? कोई भी इंफेक्शियस एजेंट्स अगर आपके बॉडी में एंटर करता है, दे नॉर्मली एंटर्स थ्रू वेरियस रूट्स लाइक नोज, माउथ, sexual reproductive parts. These are the main routes through which infectious agents or pathogens enters in your body. अब जो ये रूट्स हैं, these roots are called portal. उनको हम बोलते हैं portal, P-O-R-T-L, portal. Already mentioned here, portal. जो organ specific और tissue specific manifestation है उसको हमने क्लासिफाई किया है टू पार्ट्स में, पोर्टल और नॉन पोर्टल. अगर मुझे पोर्टल रिलेटेड मैनिफेस्टेशन को डिस्कस करना है तो उसमें यह है कि जिस पाथ से आपका इन्फेक्शियस एजेंट आता है, अगर उसी पाथ को वो इन्फेक्ट करता है तो ऐसी मैनिफेस्टेशन, ऐसे साइन और सिम्टम्स को हम पोर्टल रिलेटेड मैनिफेस्टेशन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जो कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा है उसका वायरस नोज के थ्रू आता है और आपके लंग्स तक पहुंचता है और इन्फेक्ट किसको करता है? सेम इसी पाथ को ही वो इन्फेक्ट करता है जिस पाथ से वो आया है. नोज को इम्पैक्ट करता है, रनी नोज, ये सिम्टम है कोल्ड कफ का. नाक बंद हो जाती है, थ्रोट इरिटेशन, लंग्स में इरिटेशन होती है. यानी जो पाथ कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा के वायरस ने फॉलो किया उसी पाथ को इन्फेक्ट कर दिया. दैट टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशंस आर कॉल्ड पोर्टल रिलेटेड मैनिफेस्टेशन. ये नॉन पोर्टल रिलेटेड मैनिफेस्टेशन क्या है? जिस पाथ से इन्फेक्शियस एजेंट्स बॉडी में आता है उस पाथ को इन्फेक्ट ना करके एंटायरली डिफरेंट लोकेशन को वो अटैक करता है. ऐसी मैनिफेस्टेशन को हम नॉन पोर्टल रिलेटेड मैनिफेस्टेशन बोलते हैं. एग्जाम्पल भी ले सकते हैं मलेरिया का. मलेरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है थ्रू ब्लड, बट इट मल्टीप्लाइज इन लीवर. लीवर में मल्टीप्लाई होता है, पूरी बॉडी के WBC को किल कर देता है. सेम यही एग्जाम्पल एड्स में भी ले सकते हैं कि एड्स में भी ऐसा ही होता है. इट एंटर्स थ्रू सेक्सुअल पार्ट्स, जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके थ्रू ये एंटर करता है आपकी बॉडी में, बट उनको इन्फेक्ट ना करके हमारी बॉडी के लिम्फेटिक वेसल्स को किल कर देता है. तो ये आपके नॉन पोर्टल रिलेटेड मैनिफेस्टेशन है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशंस, कि अगर डिसीज बॉडी में हो जाती हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना है और अगर डिसीज से हम बच सकते हैं तो कैसे हम बच सकते हैं. उन दोनों ही पैरामीटर या प्रिंसिपल्स को हमने, उन पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है वन बाय वन. तो पहले एक बार जनरल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं प्रिंसिपल्स को, कि हमने प्रिंसिपल्स को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया और कैसे क्लासीफाई किया. प्रिंसिपल इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, principle of treatment. Principle of prevention and principle of treatment. Principle of treatment is again divided into two parts, reduce the effect of the disease and killing the microorganism. मतलब अगर हमें ट्रीटमेंट करनी हो तो दो मेथड है हमारे पास, या तो उस डिसीज के इम्पैक्ट को कम कर दिया जाए या उस डिसीज जिस पैथोजन की वजह से हुई है उस पैथोजन को ही किल कर दिया जाए. ठीक है. प्रिवेंशन की बात करते हैं तो ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम डिसीज? वी हैव टू मेथड्स, जनरल प्रिवेंशन एंड स्पेसिफिक प्रिवेंशन. जनरल प्रिवेंशन इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पर्सनल हेल्थ मेजर, पब्लिक हेल्थ मेजर, एंड स्पेसिफिक का कोई डिवीजन नहीं है, सिर्फ एक ही टाइप की होती है और वो है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल के
ट्रीटमेंट से, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि अगर डिसीज हो जाती है तो उस केस में हमें कैसा ट्रीटमेंट लेना है कि हम उससे बच सकते हैं और डिस्कंफर्ट स्टेट से कंफर्ट स्टेट में एंटर हो सकते हैं। नंबर 1, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल। हाउ कैन वी ट्रीट आवर डिसीज, हाउ कैन वी ट्रीट आवर डिसीज। It is again divided in 2 parts: reduce the effect of disease, and number 2, killing the microorganism. The first part, reduce the effect of disease. हम कैसे कम कर सकते हैं डिसीज? 2 मेथड्स हैं, सिम्टोमेटिक और बेड रेस्ट। सिम्टोमेटिक में क्या होगा, सिम्टम्स को कम कर दिया जाए। हम किसी भी डिसीज के इफेक्ट को, अगर उसके सिम्टम्स को कम कर दिया जाए तो डिसीज का इफेक्ट भी कम होता चला जाएगा। किसी भी डिसीज के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर, स्वेलिंग, इरिटेशन। उसके लिए हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे मेडिसिन है एनाल्जेसिक, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, एंटीपायरेटिक्स, ये ऐसी डिसीज है जो आपके सिम्टम्स को कम कर देंगी। सिम्टम्स कम होंगे तो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, आपकी नॉर्मल स्टेट आना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर रहेगा वायरस, लेकिन सिम्टम्स या आपको कम हो जाएंगे काफ़ी, और सिम्टम्स नहीं आएंगे, पेन नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो दिस इज द फर्स्ट way to treat the disease. Now number 2, killing the microorganism. अगर हम उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को ही मार दें, उसको ही किल कर दें, तो और ही बेटर है, बहुत जल्दी हम रिकवर कर जाएंगे उस स्टेट से। हाउ कैन वी किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म? विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। अगेन हम मेडिसिन की हेल्प से किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वी कैन किल द बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर हम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं तो अगर ऐसी डिसीज जो बैक्टीरिया की वजह से हो, फॉर एग्जांपल टाइफाइड, टेटनस, हम इजीली किल कर सकते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, प्रोटोजोआ डिसीज को भी किल कर सकते हैं। फंगल डिसीज के लिए भी एंटी फंगल क्रीम वगैरह आती हैं, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, बट कैन वी किल द वायरस? क्या हम वायरस को भी किल कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली वायरस। हम बैक्टीरिया, वी कैन किल द बैक्टीरिया, वी कैन किल द प्रोटोजोआ। ठीक है, हाउ कैन वी किल द बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को डेवलप नहीं होने देते, यानी उसकी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस को रोक देते हैं। अगर मेरा आपसे क्वेश्चन हो कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म कैसे किल कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसके एसेंशियल लाइफ प्रोसेस को रोक दो। अगर किसी का फूड रोक दें हम तो भी वो मर सकता है। तो अगर हम अपनी बॉडी का फूड बंद करें तो बैक्टीरिया मर सकता है, बट उसका बैड इंपैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होगा। तो फूड तो हम नहीं बंद करने वाले, कुछ ऐसा हमें कंज्यूम करना है जिसका इंपैक्ट हमारी बॉडी पे तो ना हो, बट डेफिनेटली हमारे बॉडी के ऊपर जो बैक्टीरिया आ गया है हमारी बॉडी के अंदर, उस पर इंपैक्ट हो। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स सेल वॉल नहीं बनने देते। क्या आपकी बॉडी के अंदर सेल वॉल है? नो, हमारे बॉडी के पास सेल वॉल नहीं है। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हमारी बॉडी की वजह से सेल वॉल है ही नहीं, तो उसका कोई भी असर हमारी बॉडी पे नहीं होगा, बट बैक्टीरिया पे होगा। बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाएगा और वो मर जाएगा। और बैक्टीरिया अगर मर गया तो आप डिसीज फ्री हो जाओगे, आप हेल्दी कंडीशन में चले जाओगे। ठीक है, तो दिस इज द वे टू किल द बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, सो ये आपके ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं, हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंशन ही करें, जैसे इस टाइम प्रिवेंशन चल रही है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन एक प्रिवेंशन ही तो है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आए ही ना तो ठीक है, दैट्स गुड, आप बच जाओगे उससे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। It is again of 2 types, जनरल प्रिवेंशन एंड स्पेसिफिक प्रिवेंशन। जनरल प्रिवेंशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पर्सनल हेल्थ मेजर एंड पब्लिक हेल्थ मेजर। पब्लिक हेल्थ मेजर और पर्सनल हेल्थ मेजर, अगर हम इन 2 पॉइंट्स को स्टडी करते हैं तो भी हम बच सकते हैं डिसीज से। डिसीज हमें हो ही ना हो तो ज़्यादा बेटर है, हो जाए तो फिर हम ये मेथड यूज करेंगे, बट अगर डिसीज आपकी बॉडी में आती ही नहीं है तो दैट्स वेरी गुड। फर्स्ट, पर्सनल हेल्थ मेजर, हम खुद का ध्यान कैसे रख सकते हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर डिसीज नहीं आती है। नंबर 1, हाइजीन फूड, न्यूट्रिशनल फूड। हमें ऐसा फूड कंज्यूम करना चाहिए जिसके अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन हो, जो एसेंशियल आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। हाइजेनिक फूड हो,
कंटामिनेटेड फूड ना हो, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, बेड रेस्ट कितना बॉडी में लेते हैं, स्ट्रेस कितनी आप कंज्यूम करते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, ये सब पैरामीटर्स आपके पर्सनल हेल्थ मेजर में आते हैं। आप कितने हाइजेनिक है, आप हैंड वॉश करते हैं नहीं करते हैं, मास्क का यूज करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, टाइम पे बाथिंग नहीं है, वॉशिंग हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, इन सब आपके मेथड्स आपके पर्सनल हेल्थ मेजर्स में आते हैं। पब्लिक हेल्थ मेजर्स में क्या आता है? पब्लिक हेल्थ मेजर्स में आता है कि आपने प्रिवेंट करना है कोई भी सीवेज का वाटर कहीं एक्यूमुलेट ना हो आपकी कॉलोनी में। एक क्लीननेस प्रोग्राम चलना चाहिए आपकी सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद का ध्यान रखते हो दैट्स वेरी गुड, बट जब तक आपकी सोसाइटी क्लीन नहीं होगी तो कोई भी बेनिफिट नहीं है। बाहर से भी अटैक हो सकता है, आपके वेक्टर्स और कैरियर आ सकते हैं, तो आपकी सोसाइटी भी क्लीन होनी चाहिए। सीवेज ओपन डंपिंग नहीं होनी चाहिए सीवेज की, ठीक है, जो वेस्ट है वेस्ट की ओपन डंपिंग नहीं होनी चाहिए। दीज आर द पब्लिक हेल्थ मेजर्स। पब्लिक हेल्थ मेजर्स में हमें कम्युनिटी प्रोग्राम्स रन करने चाहिए जो उनको एजुकेट करें रिगार्डिंग देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। उनको पता होना चाहिए कैसा फूड कंज्यूम करना है, उनको मेडिसिन की नॉलेज भी होनी चाहिए। स्पेशली ऐसे गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने चाहिए कि उस पब्लिक प्लेसेस पे फार्मास्यूटिकल शॉप्स भी हों जो उनको टाइमली सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करें, ठीक है, या ऐसे मेडिसिन ली जाएं जो होना ही ना दे, जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। इस कुछ मेथड्स अगर उनको फॉलो करें तो पब्लिक हेल्थ मेजर को फॉलो कर सकते हैं। ये सबके सब आपके जनरल हेल्थ मेजर्स में आते हैं। इसकी हेल्प से हम डिसीज से बच सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वे टू प्रिवेंट द डिसीज एंड द आंसर इज वैक्सीनेशन। अगर उसकी वैक्सीनेशन ही करा ले, इसलिए तो जितनी भी वायरल डिसीज होती हैं उन सब की वैक्सीनेशन बनती है, उनकी कोई भी मेडिसिन नहीं होती, क्योंकि हर बार अटैक करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है वायरस का। वायरस जब भी आपकी बॉडी में अटैक करता है, आप कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की बात करें तो पूरा वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं सब लगे हुए हैं कोरोना वैक्सीनेशन को फाइंड आउट करने के लिए, और इट टेक्स टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हो एग्जांपल डेंगू तो काफ़ी पुरानी वायरल डिसीज है, उसकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आई है, ठीक है ना, क्योंकि हर बार डेंगू जब अटैक करता है बॉडी में तो उसका अटैक करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, और कोई भी वैक्सीनेशन जब भी बनती है वो हमेशा अटैक का वे फाइंड आउट करती है कि वो कैसे अटैक करता है। फॉर एग्जांपल डेंगू की बात करते हैं कि डेंगू जब फर्स्ट टाइम एंटर हुआ था कंट्री में तो सिम्टम्स आ रहे थे कि पहले बॉडी के अंदर पेन होता है, फीवर आता है, स्वेलिंग होती है, उसके बाद जब ठीक होने लगता है एट द एंड ऑफ स्टेज पाम्स में इरिटेशन होती है। बट नेक्स्ट टाइम आफ्टर 1 मंथ उसने अपने अटैक का वे ही डिफरेंट कर लिया कि पहले पाम्स में इरिटेशन होती है और जब फीवर या वो डिसीज कम होने लगती है तो जॉइंट पेन होता है। यानी हर बार अटैक करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है वायरस का, इसलिए वैक्सीनेशन बड़ा टाइम लेती है बनने में, ठीक है। तो इसलिए वैक्सीनेशन अगर बन जाती है, अगर वैक्सीनेशन मार्केट में अवेलेबल है तो हमें उसको उसकी डोसेज लेनी चाहिए डिसीज से बचने के लिए। वही है ये स्पेसिफिक वे कि हमें वैक्सीनेशन का यूज करना चाहिए इफ वी वांट टू प्रिवेंट फ्रॉम पर्टिकुलर डिसीज। वो अलग बात है कि वैक्सीनेशन अगर ना हो तो फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट इफ वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट वी हैव टू यूज देम, ठीक है, ओके। तो वैक्सीनेशन की बात करें, इस वैक्सीनेशन में क्वेश्चन आता है कि हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स, कि वैक्सीनेशन काम कैसे करती हैं, वो हम देखते हैं अभी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी करने वाले हैं हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स इन आवर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन वर्क कैसे करती है। बट उससे पहले वैक्सीनेशन होती क्या है, क्या वैक्सीनेशन कोई केमिकल है, अगर केमिकल है तो उसको बनाना क्या इतना प्रॉब्लम क्यों है, मतलब मेन डिस्कस क्या करने वाले हैं हम इसके अंदर जो है वो है आपका वैक्सीनेशन इन्फेक्टेड बॉडीज का एक पार्ट है। यस, ये सुनने में बड़ा आपको अजीब लगेगा, वैक्सीनेशन कोई केमिकल नहीं है, वैक्सीनेशन इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड प्लाज्मा है उसका पार्ट होता है, यानी कि इन्फेक्टेड बॉडी के पर्सन का कुछ सब्सटेंस आपकी बॉडी में डाल देते हैं। आपको सुनने में बड़ा ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा होगा, बट ये बेनिफिशियल होता है आपके लिए, कोई केमिकल नहीं है, कोई लैबोरेटरी ऐसा नहीं है कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर डाल दिए। इन्फेक्टेड बॉडी से, उसके ब्लड प्लाज्मा से, उसके बॉडी फ्लूइड से कुछ स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लेते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से और वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है,
उसको समझते हैं। देखिए, मैंने यहां पर मेंशन किया है पैथोजेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड बॉडी। इन्फेक्टेड बॉडी के पैथोजेंस हेल्दी बॉडी में भी इंजेक्ट किए जाते हैं और वैक्सीनेटेड बॉडी में भी इंजेक्ट किए जाते हैं। मतलब ये एक्सपेरिमेंट मैंने कंडक्ट किया है। मैंने यहाँ पर 2 स्क्वायर लिए हैं। ये एक्चुअली स्क्वायर नहीं है, ये बॉडी है, 2 बॉडी है। कौन कौन सी बॉडी है? एक हेल्दी बॉडी है और वैक्सीनेटेड बॉडी है। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर वैक्सीनेशन हो चुकी है और एक ऐसी बॉडी जो हेल्दी है, कंप्लीटली हेल्दी है, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं कराई है उसने। अगर दोनों ही बॉडी के अंदर कोई सी इन्फेक्टेड पर्सन से स्नीजिंग के थ्रू या उसको टच कर लेता है या उसका जो फूड है उसका झूठा फूड वो कंज्यूम कर लेते हैं दोनों ही, तो कौन बीमार पड़ेगा? हु विल सफर फ्रॉम डिसीज? आंसर इज दिस वन, हेल्दी बॉडी विल सफर फ्रॉम द डिसीज। वैक्सीनेटेड बॉडी को कुछ नहीं होगा, वैक्सीनेटेड बॉडी को कुछ नहीं होगा उस इन्फेक्टेड बॉडी या जो इन्फेक्टेड पर्सन से अगर कोई पैथोजन बॉडी में आता है। क्यों? क्योंकि उसने वैक्सीनेशन करा रखी है सेम पैथोजन की। बहुत ही कम क्वांटिटी में उसकी बॉडी में पहले से ही पैथोजन डाल दिया गया था, जिससे उसके WBC रेडी हो गए थे कि हाउ टू फाइट दीज टाइप ऑफ पैथोजन्स। कि अगर ये पैथोजन बॉडी में आते हैं तो उनको पहले से ही पता है, कि उस पैथोजन को कैसे किल करना है। लेकिन जो हेल्दी बॉडी है उसने कभी वैक्सीनेशन नहीं कराई, उसकी बॉडी के अंदर अगर पैथोजेंस आते हैं इन्फेक्टेड बॉडी से, दे डू नॉट नो हाउ टू फाइट द पैथोजेंस। इनको नहीं पता कि इससे लड़ना कैसे है और ये इससे हार जाएंगे। उनको पता ही चलेगा कि इतने पैथोजन से आगे उनको कैसे फाइट करना है। इनको फाइट करने के लिए 5000 WBC की रिक्वायरमेंट है कि 6000 की रिक्वायरमेंट है। अगर ये 5 आ रहे हैं तो ये कितना जल्दी स्प्रेड हो रहे हैं। इनको नॉलेज ही नहीं होगी। जब तक इनको नॉलेज मिलेगी, आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा पैथोजन हो चुके होंगे कि उस टाइम आपके WBC भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपकी बॉडी में पहले से ही वैक्सीनेशन हो रखी है तो उस केस में आपके WBC दे नोज हाउ टू फाइट। उनको पता है कि इन पैथोजन से कैसे लड़ना है। विद इन अ क्विक टाइम वो फटाफट रिक्रूटमेंट करेंगे। किसकी? WBC की। इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, इन्फ्लेमेशन। रिक्रूटमेंट करेंगे सेल्स की और सभी सेल्स आ जाएंगे इनको किल करने के लिए। अगर इनको बिगिनिंग में ही किल कर देंगे तो ये स्प्रेड नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में डिसीज नहीं होगी। तो ये है बेसिस वैक्सीनेशन का। जो आपके WBC होते हैं उनके पास मेमोरी होती है, याददाश्त हो, जैसे आपके ब्रेन के पास मेमोरी होती है ना, तो आपके WBC के पास मेमोरी होती है। वो कितना लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं, ये पैथोजन से वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टेटनस है, वो आपको हर 3 to 4 मंथ्स बाद लगवाना पड़ता ही है टेटनस का वैक्सीनेशन, क्योंकि आपके WBC सिर्फ 3 to 4 मंथ तक ही याद कर सकते हैं कि हाउ टू फाइट टेटनस पैथोजन। लेकिन कुछ वैक्सीनेशन ऐसी होती हैं कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी इसको आपके WBC याद कर सकते हैं। यानी अगर 2 साल बाद भी, अगर आफ्टर 2 ईयर्स फिर से कोई पैथोजन आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो वैक्सीनेशन टू वैक्सीनेशन वैरी करता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपकी बॉडी में ये इफेक्टिव रहेगी। ठीक है बच्चों? तो इसलिए हमें वैक्सीनेशन करानी चाहिए। तो जब कोरोना की या जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन आएगी तो वो भी पीपल्स को या जो कंट्री के लोग हैं उन सबको लगेगी, जिससे अगर उनकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस आता भी है तो आपकी बॉडी के हर वाइट ब्लड सेल को पता होगा हाउ टू फाइट कोरोना वायरस, और आपको कोरोना वायरस से कुछ भी नहीं होगा अगर आपने वैक्सीनेशन करा रखी है। मेडिसिन नहीं होती वायरल डिसीज़ की। ठीक है बच्चों? सो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाय।